Hello friends, so today we'll discuss about transformer. Transformer is a very interesting and of course a very important topic for your syllabus. So transformer होता क्या है? Transformer is a device that transform the low voltage to high voltage. और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर. और सेकंड जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द हाई वोल्टेज टू द लो वोल्टेज. एंड हाई वोल्टेज मीन्स लो करंट एंड लो वोल्टेज मीन्स हाई करंट. तो ऐसे जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अब जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है कि व्हेन देर इज़ अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड और द करंट लिंक्ड विद वन कॉयल देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉयल. अब तक जो हम सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात किया करते थे उसमें हम लोग कहते थे कि इफ़ देयर एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सर्किट इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंज विद इन द सर्किट हो रहा था. अगर हम करंट या मैग्नेटिक फील्ड किसी एक सर्किट में चेंज करते थे तो उसी सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता था. लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसमें क्या डिफरेंस है कि आप क्या कर रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स की वैल्यू एक कॉयल के अंदर चेंज कर रहे हो और जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके नेबरिंग कॉयल के अंदर हो रहा है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. सो इसी प्रिंसिपल पे जो आपका ट्रांसफार्मर है वो वर्क करता है. तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ हम लोग ध्यान दें तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आप लोग क्या लेंगे? एक सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे विद नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ कॉपर वायर ओवर इट. और आपने क्या लिया? इसके एक तरफ क्या लिया आपने? जो वायर्स को वाइंड किया है ना. और लेट जिसे हम प्राइमरी कोयल कहेंगे एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द वोल्टेज इनपुट. इसे प्राइमरी कोयल कहेंगे और एंड लेट एन पी बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोयल. और उसके सेकंड और हमारा जो दूसरी तरफ है वो क्या है? वो आपका सेकेंडरी कोयल है. ठीक है. सो लेट एन एस बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोयल एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द टर्मिनल विद ऑफ आउटपुट वोल्टेज. यहाँ हम इनपुट वोल्टेज देंगे प्राइमरी कॉइल में और इस इनपुट वोल्टेज के कोरिस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी कहाँ पे? सेकेंडरी कॉइल. एक और बात यहाँ ध्यान देने लायक है. अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यूल फाइंड कि देर आर अनइक्वल नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द बोथ साइड. कि जो एन पी है इट इज़ लेस देन दैट ऑफ द एन एस. यानी सेकेंडरी साइड सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वाइंडिंग्स है कॉपर वायर की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्राइमरी कॉइल. तो इससे पता लगता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. लेकिन अगर इसका उल्टा होता कि आपके जो प्राइमरी कॉइल में टर्न ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी वन तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता वो क्या होता? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता. ठीक है. और अब ये वर्क कैसे करता है देखिए. तो अगर आप क्या करेंगे इसके अंदर जो आपका प्राइमरी कॉइल है इसमें आप जैसे भी फ्लक्स चेंज करते हैं है ना तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका जो उनसा ईएमएफ है इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा एज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. तो देखिए इसकी वर्किंग. लेट फ्लक्स इन ईच टर्म ऑफ द प्राइमरी कॉइल फाई. हम कहते हैं कि हर टर्न के अंदर जो आपका फ्लक्स है वो क्या है? फाई है ईच टर्न के अंदर. And let be the n turn present in each and as we know that np is that number of turns present in the primary coil. तो अब क्या होगा? क्योंकि हमने इनपुट वोल्टेज दी है जिसकी वजह से करंट जनरेट हुआ और यहाँ जो सा मैग्नेटिक फ्लक्स आया इस प्राइमरी कॉइल के अंदर और उस फ्लक्स की हम हर टर्न में जो फ्लक्स है वो कितना है? 5 मैग्नीट्यूड है. और यही सेम फ्लक्स आपका कहाँ पे होगा? सेकेंडरी कॉइल के अंदर होगा. ठीक. तो हमें पता था कि एक टर्न के अंदर अगर आपका जो फ्लक्स है वो 5 है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं प्राइमरी कॉइल के अंदर? एनपी हैं. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच टोटल फ्लक्स कितना होगा? एनपी 5. तो अब हमें पता है फ्रॉम फैराडेज लॉ कि हमारा इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है कोरिस्पॉन्डिंग टू द फ्लक्स? वो होता है ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ द लेंजेज लॉ. तो आपको पता है ई पी इज़ द ई एम एफ इंड्यूस इन द प्राइमरी कोयल विच इज़ इक्वल्स टू माइनस एन पी. एन पी इज़ द नंबर ऑफ कोयल्स और टर्न्स प्रेजेंट इन द कोयल ऑफ प्राइमरी. सो एंड डी फाइव बाई डी टी एंड फाइव इज़ द फ्लक्स इंड्यूस्ड इन ईच कोयल. तो अब टोटल फ्लक्स सेकेंडरी की बात करें तो वो कितना होगा? एन एस फाइव होगा. सिमिलरली जो इंड्यूस ई एम एफ होगा सेकेंडरी कोयल में वो भी क्या होगा? माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी. यहाँ एन एस की जरिए जगह क्या आ जाएगा? एन पी की जगह एन एस आ जाएगा क्योंकि एन एस जो है नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में डिफरेंट है सेकेंडरी के एन एस से.
तो अब हम क्या करें, अगर हम इसका रेशो देखते हैं ई एस अपॉन ई पी, इट कम्स आउट टू बी एन एस अपॉन एन पी। तो हम इससे हमें ये पता लगता है कि जो ई एम एफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कोयल के अंदर वो किस पे डिपेंड करता है, कि नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन द सेकेंडरी कोयल। इसी तरह जो ई पी यानी जो ई एम एफ इंड्यूस इन द प्राइमरी कोयल है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन द प्राइमरी कोयल। तो हमें पता है जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसका क्या काम होता है कि उसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ द इनपुट वोल्टेज होती है, वो वोल्टेज को अप करके हमें देता है। अगर आपके वोल्टेज अप है, वोल्टेज मतलब ईएमएफ, यानी जो ईएमएफ होगी सेकेंडरी की आउटपुट की वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी वन। और अभी अभी हमने देखा है कि जो ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कॉइल्स पे। तो ई एस जो सी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एन एस पे। तो जो हमारा एन एस है वो ग्रेटर देन एन पी होगा, यानी स्टेप अप के केस में जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी वन। अब बात आती है स्टेप डाउन की। सिमिलरली स्टेप डाउन में हमें पता है कि आपका जो स्टेप डाउन में जो आपका वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा, इनपुट वोल्टेज आपका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द आउटपुट वोल्टेज। इसका क्या मतलब है कि जो सा आपका ईएमएफ है प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के अंदर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी वन। और हमें पता है कि ये ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन द कॉइल। सो सेकेंडरी की जगह आप सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे और प्राइमरी की जगह प्राइमरी के, एंड यू विल फाइंड कि स्टेप डाउन के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं और और जो सेकेंडरी होता है उसमें कम होते हैं। अगर आप देखें जो मैंने कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई थी उसमें आपने देखा होगा कि हमारे सेकेंडरी साइड के जो उनसे टर्न्स थे वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्राइमरी साइड। तो इससे क्या पता लगता है, जो हमने ट्रांसफार्मर लिया था वो कौन सा ट्रांसफार्मर था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर था। अब हमें क्या निकालना है कि पावर लिंक्ड विद द प्राइमरी कोयल। हमें पता है इनपुट पावर कितनी होगी हमारी, ई पी इंटू आई पी, क्योंकि पावर हमारी होती है वी इंटू आई होती है ये, अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। तो यहाँ वी की जगह आप लोग ई एम एफ भी रख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो यू नो यूजिंग एज वोल्टेज, वो भी एज अ वोल्टेज ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे इनपुट पावर यानी प्राइमरी कॉइल के अंदर या प्राइमरी जो हमारी पावर है वो कितनी होगी, ई पी इंटू आई पी। इसी तरह जो सेकेंडरी कॉइल के साथ होगी आउटपुट पावर वो कितनी होगी, ई एस इंटू आई एस होगी, यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो अगर हम सोचते हैं कि देयर इज़ आइडियल कंडीशन में सोच के चलती हूँ कि दैट देयर इज़ नो लॉस इन एनर्जी, तो उस केस में क्या होना चाहिए, जितनी आपकी इनपुट की पावर है उतनी ही आपकी आउटपुट की पावर होनी चाहिए। ठीक है, जितनी की जितनी इनपुट में आ रही है उतनी ही आपको आउटपुट के अंदर मिल रही है, यानी नेट कोई लॉस नहीं हो रहा, ज़ीरो लॉस है। तो उस केस के अंदर हम लोग दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वेट करती हूँ, दैट इज़ आउटपुट पावर को, सॉरी इनपुट पावर को, और ये है आउटपुट पावर, ये मैंने उल्टा लिख दिया, इट इज़ लाइक सॉरी इट इज़ लाइक आउटपुट पावर एंड इट इज़ इनपुट प्राइमरी के अंदर है। तो दोनों को इक्वेट करें, सो विल कम टू द एक्सप्रेशन ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस। ये इंपॉर्टेंट है आपका एक्सप्रेशन, क्योंकि ये आने वाले आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा ई एम एफ है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू द करंट है ना, इन द सेकेंडरी कॉइल। इसी तरह प्राइमरी वाला भी इससे इन्वर्सली रिलेटेड है। और लेकिन जो कंडीशन थी, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, जो एक्सप्रेशन आपने पहले पढ़ा। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। इससे क्या पता लगता है कि जैसे ही एज द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल इंक्रीज तो करंट डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। अब बात आती है हमारी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ नथिंग बट द रेशो ऑफ पावर आउटपुट टू द इनपुट पावर इंटू 100। 100 मीन्स अगर हम परसेंटेज के अंदर आपकी जो एफिशिएंसी है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। और आइडल केस की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी आपकी 100% होती है, यानी देयर इज़ नो लॉस। तो उसके बाद देखें यूज़ क्या है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज, जो कि आपने देख ही लिया, एसी वोल्टेज को स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है, इसकी वैल्यू बढ़ानी है या घटानी है, उसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन द रेडियो रिसीवर्स, लाउड स्पीकर्स एंड इन टेलीफोन्स। उसके बाद थर्ड क्या है, दे आर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। ट्रांसफार्मर्स को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जहाँ बनती है, जनरेट होती है, वहाँ से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक की जो स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक हम लोग ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं।
एनर्जी लॉस, अब क्या है, जो आपका ट्रांसफार्मर है वो हर केस में तो आइडली बिहेव नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली अगर हम अपने ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उसमें एनर्जी लॉस होते हैं। जैसे फर्स्ट लॉस है हमारा कॉपर लॉस। आपको पता है कि जो कॉपर की वाइंडिंग्स प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर डाली गई हैं, उसमें जब करंट पास होगा तो क्या होगा, जब भी आप किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास करते हैं तो उसमें क्या हीट भी प्रोड्यूस होती है। और ये हमें कैसे पता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, विच इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, अब इसे मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लॉस को हम ज़ीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम क्या ले लें, थिक कॉपर वायर ले लें। क्योंकि थिक कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक, उसके बाद हम कहते हैं आयरन लॉस। आयरन लॉस मीन्स एडी करंट्स जनरेट होते हैं। एडी करंट्स आर सेटअप इन द कोर, जो आपने कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर लिया है जिसके ऊपर आपने क्या किया है, दोनों तरफ वाइंडिंग्स की हैं कॉपर की। उस जब आपका करंट पास होगा, ऑफ कोर्स उसके अंदर भी कुछ करंट जाएगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, एडी करंट जनरेट होंगे और आपका जो अ पार्ट ऑफ द एनर्जी है वो वेस्ट होगी। इसे रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर को लेमिनेट करके लेते हैं, लेमिनेटेड लेते हैं, जिससे ये जो लॉस है उसे कम किया जा सके। थर्ड जो है हमारा लॉस है वो है हिस्टेरिसिस लॉस। हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द कोर अंडरगोज द रिपीटेड साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। उस केस में जो आपका लॉस होता है वो क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है। और इसे भी रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम एक ऐसा मटेरियल ले लें जिसका जो हिस्टेरिसिस लूप है वो थिन हो, यानी कि जिसमें लेस जो सा आपका लॉस हो। जैसे कि हम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ इन द टॉपिक ऑफ हिस्टेरिसिस दैट कि जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा लूप का उतना ही ज़्यादा लॉस होगा। तो हम ऐसा मटेरियल चूज़ करेंगे इस हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए कि जिसका जो एरिया है वो कम हो। और ऐसा कौन है हमारे पास, सॉफ्ट आयरन। क्योंकि सॉफ्ट आयरन का अगर हम हिस्टेरिसिस लूप देखते हैं तो वो बिल्कुल पतला सा, थिन सा, लॉन्ग सा होता है, यानी उसका एरिया ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसे मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं इस हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए इन ट्रांसफार्मर्स। फोर्थ आता है जो हमारा वो है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कई बार हमारी इंसुलेशंस ठीक नहीं होती, वाइंडिंग्स प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बाहर लीक कर जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी इंसुलेशंस को अच्छा कर सकते हैं। ये तो हमारी थोड़ी हम अपने काम को थोड़ा और परफेक्ट कर सकते हैं विद avoiding the bad insulation and by checking it again and again ki whether our insulation is perfect or not. So this is how we can reduce it, जो सा आपका एनर्जी लॉस है। although we can't make it zero, it will always be some अमाउंट में रहेगा ही रहेगा वो, बट इन सब चीज़ों को, इन मेजर्स को यूज़ करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, काफ़ी कम कर सकते हैं। So hope you understand the concept well of transformer. So if you like the video, don't forget to subscribe my channel Science Analytica for further videos. Thank you so much.